एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद टोना। आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस स्टडी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो सिंपल सा मीनिंग इसका यही बनता है कि ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पे इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि सिंपली ऑब्जर्व कर रहा है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है क्या, आप इस इमेज को आप देखिए, लैब सेटिंग होता है, लैब में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टडी मतलब किया जाता है। ठीक है, बिहेवियर का। इसमें भी सेम बिहेवियर स्टडी करते हैं, बस सिंपली ऑब्जर्व करके, इसमें एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड पे। ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, ये जो है ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा, एकदम सिंपल सा एक मेथड है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 टाइप का है ऑब्जर्वेशन मेथड। एक है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, एक है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, एक है पार्टिसिपेंट, एक है नॉन पार्टिसिपेंट। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें जो है ना, पहले से मतलब बोल दिया जाता है, एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आज जो है ऑब्जर्वेशन होने वाला है। ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा, या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पहले से एक अनाउंसमेंट किया जाता है, बोल दिया जाता है, एक टाइम जो है सेट किया जाता है कि हाँ, इस टाइम में ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें पहले से नहीं बोला जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होता है, मतलब इसमें पहले से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो, ठीक है, जिसको ऑब्जर्व करेगा उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, कुछ पता नहीं होता है कि वो ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट आता है हम लोग का पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप इस इमेज को देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जो भी आप ग्रुप को ऑब्जर्व करने वाले हो उसमें आप जो है ना पार्टिसिपेट करते हो, मतलब उस ग्रुप में शामिल होके आप उस ग्रुप का जो भी फीचर्स होगा आप उनको मतलब ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो आदमी है यही है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये इस ग्रुप में शामिल होके इन सभी का जो बिहेवियर है उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप ग्रुप में पार्टिसिपेट करके सबको, उस ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो। या फिर कोई आदमी के साथ आप कहीं पे बैठे हो, उसको पता नहीं है, मतलब नहीं पता होना चाहिए कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, बट मतलब उसको मतलब पता है कि आप सामने रह के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और नॉन पार्टिसिपेंट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस इमेज को आप देखिए अच्छे से। ठीक है, इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये जो है ऑब्जर्वर है, ये अंदर का जो जो भी चल रहा है, वो लोग का बातचीत चल रहा है, सबका बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, बट दूर से, सामने नहीं। ठीक है ना, नॉन पार्टिसिपेंट इसीलिए कहा गया है, दूर से ऑब्जर्व करना। ठीक है, पार्टिसिपेट ना करके ऑब्जर्व करना। तो सिंपल सा है एकदम ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड का कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करके ऑब्जर्वेशन मेथड को किया जाता है। ठीक है, पहले आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। वो तो सिंपल सा बात है कि पहले आपको कुछ भी करने से पहले एक प्रॉपर प्लान का आपको नीड होगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है ना, कौन से बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब असेस करोगे। ठीक है ना, देखोगे। ठीक है, उसका प्लानिंग आपको करना होगा, सब कुछ सेट करना होगा, कैसे करके कैसे, कुछ कुछ भी मतलब होता है ना कि कुछ भी आप चीज कर रहे हो उसके पहले आप एक प्रॉपर जो है ना प्लानिंग आप कर लो। ठीक है, फिर आता है क्या,
फिर आता है ऑब्जर्वेशन। अब जो है मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने प्लानिंग कर लिया, अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको, प्लान को। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो नेचुरल वे में, ठीक है। मतलब जो पार्टिसिपेंट जो होगा ना, ठीक है, सॉरी पार्टिसिपेंट नहीं, जो जिसको मतलब जिसका बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको पता नहीं होना चाहिए कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। एक नेचुरल सेटिंग में होगा, ठीक है। फिर आता है, फिर आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब जो भी आपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली आप नोट डाउन करोगे सब कुछ, ठीक है। फिर वो जो ऑब्जर्वेशन हो जाने के बाद आप एक प्रॉपर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन निकालोगे, ठीक है। एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन निकालोगे अच्छे से कि ये बिहेवियर ये सेटिंग में था तो इसका मतलब क्या होता है ऐसे, ठीक है। फिर फाइनल जब हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, तब आप करोगे क्या, जनरलाइजेशन। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप जो है ना, जो भी आपका रिजल्ट निकला है वो हर मतलब पॉपुलेशन में अप्लाई हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। मतलब कौन से पॉपुलेशन में, कौन से सब्जेक्ट में। सपोज फॉर एग्जांपल एक मतलब बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आए, ठीक है। सपोज आप एक क्लासरूम, सपोज एडोलेसेंस एडोलेसेंस का एडोलेसेंस का बिहेवियर चेक करना चाहते हो, ओके। तो इसमें क्या होगा कि आप सपोज क्लास 8 9 10 का, आप क्लास 8 9 एंड 10 का आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर आप चेक कर रहे हो। तो आपने प्रॉपर जो है ना ऑब्जर्वेशन किया, क्लास 8 के क्लास में जाके आपने ऑब्जर्व किया, क्लास 9 का भी ऑब्जर्व किया, क्लास 10 का भी ऑब्जर्व किया। ऐसे करके आपने जब प्रॉपर ऑब्जर्व करके एनालिसिस किया, फिर इंटरप्रिटेशन किया, निकाला, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि ये जो आपका रिजल्ट है, ये क्या सब एडोलेसेंस पे मतलब अप्लाई किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। मतलब आप इस रिजल्ट को, ठीक है ना, ओवरऑल सब में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको और ज्यादा ऑब्जर्वेशन और भी बहुत सारे मेथड्स को यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है ये देखते हैं हम लोग। देखिए मेरिट्स हो गया कि ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। आप लोग मतलब सुन के ही समझ गए होंगे कि बहुत ही इजी होता है, सिंपली ऑब्जर्व करना होता है, इसमें कुछ भी और नहीं है, ठीक है। फिर ये इकोनॉमिकल होता है, कम मतलब टाइम भी कम लगता है, ठीक है। ये हम लोग उतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, कम टाइम में अगर देखा जाए तो ठीक है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। फिर मनी मनी तो लगता नहीं है, आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और लेबर भी कम लगता है। ये रिलायबल होता है और वैलिड होता है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करके आप चीज़ों को जान सकते हो, ठीक है। फिर डिमेरिट्स लेकिन क्या है, इसमें जो है ना ट्रेंड ऑब्जर्वर्स चाहिए। जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, वो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, कैसे एक सिस्टमेटिक वे में आपको मतलब आगे बढ़ना है, वो जो है ना जानना होगा ऑब्जर्वर को, ट्रेंड होना चाहिए मतलब, ठीक है। इसका जरूरत होता है। और इसमें जो है ना लैक ऑफ ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स दिया हुआ है, मतलब ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स का कमी है, ठीक है। और फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ जाता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है पता है, कि ऑब्जर्वर का जो है ना अपना जो कुछ सोच होता है ना, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं चलता है, जैसे ऑब्जर्वर का अपना कुछ हो सकता है ना, थॉट्स, अपना वो बायस हो सकता है, ठीक है, प्रेजुडिस हो सकता है उसका अपना, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट कर सकता है और मतलब रिजल्ट को, ठीक है। वो अपना थॉट उस पे लगा देगा, कुछ भी हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी बहुत हाई होता है ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड पे, ठीक है। और ये क्या है, ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या होता है, जो बाहरी बिहेवियर जो होता है, जैसे हम लोग देखे थे ना कि ओवर्ट बिहेवियर जो होता है वो ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। इंटरनल बिहेवियर जो होता है, जो कोवर्ट होता है, वो मतलब नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता, ठीक है। इसका ये मेरिट्स और डिमेरिट्स हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब वो तो हम लोगों ने देख लिया, ये ऑब्जर्वेशन मेथड का आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मेरिट्स डिमेरिट्स और बाकी सब। अब देखिए अब हम लोग का जो है, सॉरी, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का
तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला हम लोग का है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। इस मेथड को ना बहुत ही मतलब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा जैसा था ना उसके मतलब उसके जैसा इजी नहीं है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग को अच्छे से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए क्या क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं पहले वो सब हम लोग देख लेते हैं। पहले है कंट्रोल एंड कंट्रोल ग्रुप। इसका मतलब होता है कि देखिए, आप जो पहला जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना वो लैब सेटिंग में होता है। पहले इमेज में मैंने आपको दिखाया था, पहले स्लाइड में, जो लैब सेटिंग में दो आदमी बैठा था, ठीक है ना, उनपे हो रहा था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये होता है कि कंट्रोल एंड कंट्रोल ग्रुप होता है। इसका ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल्स, इसके बाद आपको समझाएंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स होता है जो जो एक चीज जो वेरी करता है, ठीक है ना, जिसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आता है क्या, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और भी बहुत तरीका मतलब और भी बहुत सारा मतलब वेरिएबल्स होता है, ठीक है। जिसमें अब अभी के लिए आप लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को ही याद रखिए। इसमें और भी है, ठीक है, जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। और भी है इंटरवीनिंग वेरिएबल, और भी बहुत सारा है वो, मतलब हायर स्टडीज में उसमें ये सब यूज होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोग को समझा दूंगी। अभी के लिए आप लोग याद रखिए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोला जाता है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोला जाता है। और भी कुछ नाम है, आप लोग बस इस ये सब नाम को ध्यान में मतलब रखिए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं वेरिएबल्स का जो ये जो पढ़े है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये मतलब होता है जो मतलब इंडिपेंडेंट हो, मतलब डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसका नाम डिपेंडेंट है। समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इफेक्ट इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट ऑन मेंटल हेल्थ, ये वाला हम लोग अगर देखना चाहे कि बैलेंस डाइट का क्या इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर देखेंगे कि जो बैलेंस्ड डाइट है ना वो इंडिपेंडेंट है, और जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ ले लीजिए या फिर आप फिजिकल हेल्थ भी ले लीजिए, ठीक है ना, ये जो है ना फिजिकल हेल्थ ये डिपेंडेंट है बैलेंस डाइट पे। मतलब फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा तभी अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस डाइट इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है ना। आप बैलेंस डाइट को बढ़ा सकते हो, आप बैलेंस डाइट को कमा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप ज्यादा बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है ना, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, कम ले रहे हो, तो इसको कम मतलब घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और डिपेंडेंट वो हो गया जो इस पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। ये जो बैलेंस डाइट है ना इस पे मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सा एक है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर चाहो आप तो हमें बता सकती हूँ, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ स्टडी हैबिट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टडी हैबिट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो स्टडी जो हैबिट है ना, स्टडी हैबिट वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, स्टडी हैबिट पे डिपेंडेंट है। मतलब एक स्टूडेंट जितना भी स्टडी करेगा, देखिए
एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टडी करेगा तो हम लोग को पता है, ये ऑब्वियस सा बात है कि उसका एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होगा नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है ना। उसका एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई होगा। और किसी एक बच्चा जो है, उसका अगर स्टडी हैबिट मतलब नहीं के बराबर है, वो स्टडी नहीं करता, जितना कम स्टडी करेगा उसका एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है, एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, और स्टडी हैबिट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। और जो है ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक, ये तो हो गया, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं, मैनिपुलेटेड एंड प्रेडिक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग जो है ना मैनिपुलेट करते हैं, मतलब हम लोग इसको कम कर सकते हैं, हम लोग इसको बढ़ा के देख सकते हैं। इसी के मतलब इसी के थ्रू हम लोग जो है ना प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर, जिसमें किसमें दिखेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में शो होगा, इसीलिए उसको आउटकम या रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, समझ गए आप लोग कि मैनिपुलेशन हम लोग किसका करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। अभी उतना इन डेप्थ जाने का नीड नहीं है, आप पहले खाली ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए कि क्या क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, ठीक है ना। मेथड में एक होता है वेरिएबल, फिर होता है मैनिपुलेशन, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कुछ कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा, मतलब होता है ना, तोड़ मरोड़ के देखिए, थोड़ा सा चेंज करके देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, सेम उसी तरह से। यहाँ पे जैसे कुछ चीज का हुआ है, मतलब ये ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में ज्यादातर बेस्ड होता है, ठीक है ना, हमेशा ही कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में बेस्ड होता है। अब देखिए, ये एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म क्या होता है, एम्पिरिसिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और एविडेंस पे बेस्ड है। मतलब ये जो है, मतलब ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, एक्सपीरियंसेस भी होता है और एविडेंस भी होता है, ठीक है ना, ये तीनों मिला के, इसीलिए ये एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड होता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल एंड कंट्रोल ग्रुप पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एक है कंट्रोल, एक है कंट्रोल ग्रुप। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि वेरिएबल्स हम लोग को स्टडी करना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है, बट इसमें कुछ और भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग का जो रिजल्ट है ना, जो बिहेवियर हम लोग देखना चाहते हैं, उस बिहेवियर को मतलब कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है ना। ये जो और भी जो दूसरे वेरिएबल्स है उसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है ना। वो उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो जो है ना इसमें गड़बड़ कर देगा रिजल्ट में, मतलब बिहेवियर में कुछ और, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी शो कर सकता है बट वो जो है ना डिपेंडेंट, मतलब एक्चुअल रिजल्ट नहीं शो करेगा, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, तो कंट्रोल का मतलब आप समझ गए कि उस वेरिएबल को कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी हैं उनको हम लोग को कंट्रोल करना होता है, मतलब चेंजेस नहीं करना है, उनको सेम रखना है, ठीक है, सेम सेम रखना है। और कंट्रोल ग्रुप, जो ग्रुप, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रुप मतलब एक एक्स्ट्रा ग्रुप, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रुप, उसमें हम लोग उस ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्यों ऑब्जर्व करेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, आगे के स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो हो गया कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप, वेरिएबल्स, मैनिपुलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एम्पिरिसिज्म, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें स्टेप्स आ गया, ओके, पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग स्टेप्स में जाएंगे। अब देखिए, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, दो टाइप का मेजरली है, ठीक है,
और भी है, आप देख सकते हो, लेकिन जो एकदम सिंपल सा है ये दो, ठीक है। एक है वन ग्रुप मेथड, जिसमें एक ही ग्रुप होता है, पहले इसका प्री टेस्ट किया कर लिया जाता है और फिर पोस्ट टेस्ट कर लिया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट के बाद। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक ग्रुप हुआ, ठीक है। मेरे ड्राइंग पे नहीं हंसना है, ठीक है। ये एक ग्रुप हुआ, ठीक है, तीन चार और भी है, मतलब 10-12 ले लो, ठीक है। एक ग्रुप हुआ, ठीक है। इसमें जो है ना, पहले इनका जो है टेस्ट करने से पहले एक प्री टेस्ट, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले एक प्री टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले एक टेस्टिंग कर लिया जाएगा। सपोज हम लोग आईक्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, आईक्यू चेक कर रहे हैं इनका, ठीक है। आईक्यू लेवल जो है मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं कि आईक्यू लेवल जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है। ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्री टेस्ट कर लेंगे, ये ग्रुप का जो है हम लोग आईक्यू टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना, अचीवमेंट लेंगे, ठीक है ना, आईक्यू के हिसाब से, और फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें जो है हम लोग जान जाएंगे कि आईक्यू जो है अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट में क्या चेंज, मतलब कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मतलब जो आईक्यू जिस स्टूडेंट का हाई आईक्यू रहेगा, ठीक है ना, आईक्यू ज्यादा रहेगा, उसका जो है एकेडमिक अचीवमेंट भी हाई होगा कि नहीं, ठीक है। या और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं वो सब में, ठीक है ना। तो एक ही ग्रुप में हम लोग चेक करते हैं, प्री टेस्ट कर लेते हैं, पोस्ट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक और है कंट्रोल ग्रुप, जिसमें मैंने पहले बोला था पहले के स्लाइड में कि एक होता है ना कंट्रोल था, एक एक कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल जो था वो कंट्रोल लगाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक्चुअल जो रिजल्ट्स हो वो हम लोग को एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में जो होता है वो ही हम लोग को मिले, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी ना हो। और जो होता है यहाँ पे देखिए, कंट्रोल ग्रुप मेथड हो गया, कंट्रोल ग्रुप मेथड। अब कंट्रोल ग्रुप मेथड में क्या होता है, दो ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, दो ग्रुप हो गया। एक ग्रुप में जो होता है, ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सपोज ये है कंट्रोल ग्रुप और ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको ही, इसी में हम लोग जो है ना चेंजेस लाएंगे, चेंजेस करेंगे, कुछ कुछ चेंजेस करके देखेंगे, ठीक है। और ये ग्रुप को हम लोग एकदम सेम रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम लोग कंपेयर करने के लिए इस ग्रुप को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, बस फॉर कंपेरिजन, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं। सिमिलर वे में हम लोग पहले टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले हम लोग प्री टेस्ट कर लेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम लोग पोस्ट टेस्ट करेंगे, मतलब पोस्ट टेस्ट करके फिर हम लोग लास्ट में कंपैरिजन होगा, ठीक है। ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है, ताकि जो रिजल्ट हो वो और वैलिड हो और रिलायबल हो, ठीक है, उसमें और बढ़ाने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट्स पाने के लिए ये चीज किया जाता है, और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग पीछे छोड़ के आए थे, ये तो हो गया था स्लाइड। अब देखिए, ये स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करके किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहले जो है, प्रॉब्लम को आप इन डेप्थ एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, आप क्या जानना चाहते हो, किस पे आप स्टडी करना चाहते हो, उसका एक जो है ना अच्छे से आप स्टडी देख लोगे, उसको एनालाइज कर लोगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करोगे, क्या आप करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा था, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप फिजिकल हेल्थ भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए, मेंटल हेल्थ यहाँ पे क्या हो गया, मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज ये जो है, और सॉरी, देखिए, ये जो है ये डिपेंड करता है किस पे, बैलेंस डाइट पे। तो बैलेंस डाइट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव लिया है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है।
इसका ये मतलब स्टडी का मेरा जो एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये, ठीक है। हम लोग देखना चाहते हैं बैलेंस डाइट का स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे। हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है पता है, एक जो है ना एक एजम्पशन आप कर रहे हो, टेस्टेबल एजम्पशन बोलते हैं, ठीक है, अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स है, ठीक है, इस इन दोनों के बीच में आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, एक एजम्पशन आप ले लेते हो कि इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सिंपल सा है जो कि ये टेस्टेबल है और ये चेंज भी हो सकता है, या तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव आपने लिया था टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका हाइपोथेसिस आपने क्या लिया, स्टूडेंट्स हु कंज्यूम बैलेंस डाइट विल हैव बेटर मेंटल हेल्थ देन दोज हु डू नॉट। मतलब स्टूडेंट्स जो बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं उनका जो है मेंटल हेल्थ वो बेटर होगा, किन से, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आप एक जो है टेंटेटिव जो है एजम्पशन आपने कर लिया पहले से, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट लेंगे उनका मेंटल हेल्थ बेटर रहेगा, जो नहीं लेते हैं, ठीक है, उनसे। अब चलिए, अब देखिए अब हो गया ये सब, ऑब्जेक्टिव भी आपने बना लिया, आपने हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट कर लिया। अब आप एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशंस कंट्रोल्ड हो, ठीक है, एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड हो, ठीक है। लैब सेटिंग्स में ही होता है ज़्यादातर, बट ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो ज़्यादातर लैब सेटिंग्स पे नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आप नहीं बोल पाओगे, उसमें भी आप जो है जो क्या होता है उसको ओवर्ट बिहेवियर को ही आप देख पाओगे, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर को आप नहीं जान पाओगे अच्छे से, जो छुपा हुआ रहता है थॉट्स में, ठीक है ना, अपना ही। ये हो गया, ठीक है। आपने अच्छे से एक्सपेरिमेंट को किया, पहले मैंने बोला था आप क्या दो वेरिएबल्स को चेक करोगे, वैसे करके एक्सपेरिमेंट आप करोगे, फिर फाइनली आप एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, एनालिसिस करोगे और लास्ट में आप जनरलाइज भी कर सकते हो। आप देखोगे, आपको बताया था कैसे जनरलाइज होता है, ठीक है ना, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि नहीं या रिजेक्ट हुआ वो देखना पड़ता है, ये एक बात का बात है, बट ओवरऑल आप ये मतलब आप ये जान के रखो कि इसका जो स्टेप्स है क्या होता है, ठीक है। Statement of the problem, formulation of hypothesis, formulation of objectives, hypothesis, then experiment execution, then last में analysis of the result हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया था, वन ग्रुप मेथड एंड कंट्रोल ग्रुप मेथड हो गया। अब देखिए मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड का। देखिए एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड एंड रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड, जैसे मैंने बोला था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कर सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन मेथड पे क्या होता है पता है, जैसे आपने डेली सेम ऑब्जर्व थोड़ी ना करोगे, डेली सेम बिहेवियर कोई थोड़ी ना करेगा, ठीक है ना, चेंजेस होता रहता है। अगर आपको एक बिहेवियर को दोबारा ऑब्जर्व करना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना, ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल बिहेवियर हो जाएगा, रियल वाला नहीं होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो होता है इसमें एक मेरिट क्या होता है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, कितना भी बार चाहो आप रिपीट कर सकते हो, और रिजल्ट्स को भी जो है ना वो जनरलाइज कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो इसका रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत ही वैलिड होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक्यूरेट होता है और साइंटिफिक होता है। और ऑब्जेक्टिविटी होता है इसमें, ठीक है ना, सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे वहां पे हो रहा था कि जो ऑब्जर्वर है अपना ही जो थॉट्स है उस पे भी आ रहा था ना, सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ रहा था उसमें, बट इसमें नहीं है, इसमें जो रिजल्ट आएगा एक्यूरेट हम लोग वही बिठाएंगे, वही लेके चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड फेनोमेना। जैसे पहले भी देखा था हम लोगों ने कि ये जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है, बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स और फेनोमेना के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड हैज मेड साइकोलॉजी ए साइंस, ऑब्वियसली इसके वजह से ही, एक्सपेरिमेंटल मेथड के वजह से ही हम लोग साइकोलॉजी को साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस में तो हम लोग को पता है कि एक्यूरेसी होता है ज़्यादा, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट मतलब मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए साइकोलॉजी को हम लोग साइंस बस एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। अब डिमेरिट में आते हैं, जैसे कंट्रोल कंडीशंस में लीड टू आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स। कैसे, देखिए आप अगर
जितना आप कंट्रोल कंडीशंस मतलब कंडीशंस या एनवायरनमेंट को आप जितना कंट्रोल रखोगे ना, उसमें क्या होता है कभी कभी जो है सब्जेक्ट्स को पता लग जाता है कि जो है वो कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाने लगते हैं वो, मतलब जो रियल में है वो नहीं दिखाते, कुछ और दिखाने लगते हैं, आर्टिफिशियली दिखाने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लैब सेटिंग में करना पड़ेगा, बहुत सारा जो है ना इक्विपमेंट्स वो चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कि एक बार नहीं हुआ तो आपको बार बार करते रहना पड़ेगा, जनरलाइजेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स बहुत सब्जेक्ट्स में, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है, ठीक है। फिर है कि ये जो है नीड्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एंड प्रॉपर लैब सेटिंग्स, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल्स चाहिए होगा, ठीक है ना, ट्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है, और जानना मतलब होता है, मतलब जो अच्छे से जाने चीज़ों को वही परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। फिर है ऑल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड, मतलब जो सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन सब जो प्रॉब्लम्स है इस मेथड को यूज करके हम लोग को नहीं एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं, ठीक, कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया एंड जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड को हम लोगों ने देखा था, जिसमें सिंपली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड ठीक है, यहाँ पे मेरिट्स डिमेरिट्स था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम लोगों ने देखा अच्छे से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छे से आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, ज़्यादा नहीं वो किया है, आप लोग को अच्छे से आप देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्न एंड रीड विद टोना को। थैंक यू।